ये सेम ऐसा ही केस है जैसे अभी अलविश यादव का देखेंगे हम। सेम उसके साथ भी यही हो रहा है कि सांप का जहर बेचने वाला, हाँ। उसे प्योर गिल्टी घोषित कर दिया। फिर उसके बाद मुझे पुलिस ने डायरेक्टली इलीगल तरीके से उठा लिया था। तो जब ये प्रूफ होगा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या मेरे ये 6 महीने मुझे वापस मिलेंगे? अच्छा, पहली रात कैसी थी वहाँ पे? सोने के लिए क्या बिस्तर होते हैं, कैसे आपको? तो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी कि देखो 80 लाख लूट कर आई है ये, वैसे खूबसूरत तो बहुत है इसलिए लूटे ही होंगे 80 लाख रुपए उसने के जांच में फंसा के। तो वहाँ पर एक लड़की थी जिसने 3-4 मर्डर कर रखे थे, उससे मेरी हाथापाई हो गई थी। जेल की सारी औरतें आ गई मेरे ऊपर चढ़ने के लिए, सब मुझे चिपट लिया, सबने मेरे बाल नोचे, मुझे मेरे घुसे पेट पे। तो जैसे कि हमने कुछ सीरीज में ये भी देखा है कि महिला का कुछ वो भी होता है वहाँ पे, ऐसा कुछ देखा आपने? हाँ, ऐसा मैंने देखा वहाँ पर। देखा? हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो भाई लोग? आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड में मैं आपको एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि लोगों ने सुना होगा, कभी सोचा होगा कि उस बारे में क्या होता है। तो आज मैं उस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जो उस सिचुएशन से झेल के निकली है। तो हम बात करते हैं नम्रा कादिर से। कैसे हो नम्रा जी? हाय। तो गाइस, नम्रा कादिर ने जेल के अंदर 6 महीने बिताए हैं, राइट? और एक फेमस फीमेल इन्फ्लुएंसर से जेल की ज़िंदगी का सफ़र और उसके बाद वापसी बाहर आके कैसी ज़िंदगी होती है, तो हम इस टॉपिक पे आज नम्रा जी से डिस्कशन करने वाले हैं। तो नम्रा, ये बताओ, तुम सबसे पहले जनता को, तुम किस केस में अंदर गई थी और क्या हुआ था कि तुम्हें जेल जाना पड़ा? मेरे ऊपर एक हनी ट्रैप का केस लगा था, 80 लाख रुपए हनी ट्रैप का केस, जो कि कम्प्लीटली फेक और फेल्स केस था। बट मुझे फंसा दिया गया था बहुत बुरी तरीके से। जिसने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया, ही इज़ अ साइको पर्सन, ही वांट टू मैरी विद मी। वो चाहता था कि मैं उससे शादी कर लूँ और मैंने उसको डिनाई कर दिया, उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए उसने मुझ पर एक फेक केस करके मुझे फंसा दिया। इस वजह से मैं 6 महीने से जुडिशियल कस्टडी में थी, भौंसी जेल में। भौंसी जेल, हरियाणा? भौंसी जेल, हरियाणा में। ठीक है। तो क्या हुआ था जब पुलिस ने आपको उठाया? पूरी स्टोरी सुनाओ ना, कैसे पुलिस ने आपको उठाया, कैसे आपको जेल तक पहुंचाया गया? एक्चुअली जिसने मेरे ऊपर फेक केस किया था उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था एनएसपी मॉल में। मैंने उससे फ़ोन पे बात की थी कि तू मुझे इस तरीके से ऐसे झूठे केस में क्यों फंसा रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं मिल के बताऊँगा। तो उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और वो साथ में अपने पुलिस लेकर आया हुआ था। मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर पुलिस को मुझे अरेस्ट करना ही था तो वो मुझे मेरे घर आके भी तो अरेस्ट कर सकते थे, बट फिर भी उन्होंने मुझे के थ्रू बुलवाया और फिर वहाँ से मुझे मॉल में से उन्होंने अरेस्ट किया और वो मुझे की ही गाड़ी से गुड़गांव थाने में लेकर गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मुझे 4 दिन की रिमांड पर लिया और रिमांड पे लेने के बाद वो मुझे से थोड़ी देर बैठ के बात करवाते रहे साइड में कि जो मुझसे चाहता है मैं उसकी उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूँ ताकि वो पूरा केस मेरे ऊपर से हटाकर मेरे हस्बैंड विराट बेनीवाल पर डाल दें। बट मैंने उनके ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने मुझे कस्टडी में भेज दिया। तो रिमांड क्या होता है एक्चुअल में? जैसे आम जनता को नहीं पता कि रिमांड क्या होता है। बेसिकली तो मुझे भी नहीं पता कि रिमांड क्या होता है। मुझे मेरे साथ भी ये सब कुछ पहली बार हुआ था, मैंने भी ऐसा कभी कुछ पहले देखा नहीं था। बट रिमांड पर लेने के बाद मुझे वहाँ पर पता लगा कि रिमांड पर शायद मार पिटाई होती है या फिर उसको एक होता है ना डुबकियों में पानी से मारना या कुछ इस टाइप का मतलब रिमांड होता है। मैंने ऐसा सुना वहाँ पे लोगों से, बट मेरे साथ इस तरीके का रिमांड नहीं हुआ था। मुझे बस उन्होंने 4 दिन अपने साथ रखा और मेरे घर पर एक फॉर्मेलिटी के लिए वो शॉप्स वगैरह पर मुझे लेके गए। ऐसे ही उनकी खुद की कोई इन्वेस्टिगेशन थी जिसकी नहीं इंक्वायरी के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 4 दिन बाद कस्टडी में भेज दिया ये बोलकर कि आपकी बेल हो जाएगी। बेसिकली आप बोल रहे हो जुडिशियल कस्टडी, राइट? हाँ, जुडिशियल कस्टडी। जैसे अभी अलविश यादव को एक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था उसी हाँ जी, वो भी अंडर ट्रायल में ही गया था, मैं भी अंडर ट्रायल में ही गई हूँ। उसकी किस्मत अच्छी है कि वो बहुत जल्दी बाहर आ गया। मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, मेरे पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था ढंग का इंसान, इस वजह से मुझे 6 महीने कस्टडी काटनी पड़ी। तो जो रिमांड होता है इसके अंदर आपको जेल में रहना होता है या पुलिस स्टेशन के अंदर रहना होता है? नहीं, रिमांड जो होता है उसमें तो आपको थाने में ही रहना होता है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे महिला थाने में रात को वो आपको छोड़ देते हैं और दिन में वो थाने में ही रखते हैं आपको, या फिर उन्हें जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है आपके साथ आपको ले जाकर वो करते हैं। अदरवाइज जो रिमांड कंप्लीट होने के बाद वो आपको कस्टडी में जेल छोड़ देते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, जेल की तो लोगों ने सुनी है, जेल पे भी हम डिस्कशन करेंगे, तो रिमांड में आपकी लाइफ कैसी थी कि जब पहला दिन आपका रिमांड हुआ, कोर्ट ने आपको रिमांड पे भेज दिया, तो पुलिस वाले जब आपको थाने में ले गए तो पहली रात आपकी कैसी थी और 4 दिन आपके कैसे कटे? अब मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जनता के साथ ताकि उनको पता लगे कि जेल की लाइफ है क्या चीज़।
जी देखिए, मुझे जब रिमांड पर लिया गया था तो मुझे भी नहीं पता था कि रिमांड क्या होता है, कैसे होता है, और मुझे कोर्ट से रिमांड मिला है मुझे तो ये भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस दिन अरेस्ट किया उस दिन मुझे बोला कि आप अपने घर से किसी को बुला लो, हम आपको अभी थाने से बेल दे देंगे। और फिर जब मैंने घर से किसी को बुलाया तो उन्होंने मुझे थाने से बेल नहीं दी, और वो मुझे पूरी रात तक ऐसे ही थाने में बिठाकर पता नहीं पेपर वर्क कुछ अपना कर रहे थे, वो करते रहे। फिर उन्होंने मुझे किसी पेपर पर साइन करने को बोला जिस पर मैंने साइन नहीं किया, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि हम आपका रिमांड ले लेंगे, हम आपको जेल भेज देंगे एंड ऑल दैट। पर मैंने उन पेपर्स पे साइन नहीं किया, क्योंकि उन पेपर्स पर जो भी कुछ लिखा हुआ था वो सब कुछ झूठ था, और वो मुझे वो पेपर पढ़ने भी नहीं दे रहे थे। जब वो मेरे आगे पेपर रख रहे थे लाकर साइन करने के लिए, तो मैंने वो पेपर थोड़ा बहुत देखा और एक दो लाइनें पढ़ी, तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा कि ऐसा कि इन्होंने क्या केस बना दिया मेरे ऊपर। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैंने उनके आगे हाथ पैर जोड़े, भीख मांगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। और वहां रहकर मुझे पता लगा थाने में कि उन लोगों को भी सब कुछ सच पता है, बट वो फिर भी इस केस को बना रहे हैं। तो मैं बहुत शॉक्ड थी कि ये हो क्या रहा है। मुझे ये समझ में आ चुका था कि हाँ, उन लोगों को अपने फेवर में ले लिया है कंप्लेनेंट ने, और वो सिर्फ अब कंप्लेनेंट की ही बात सुनेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके फेवर में ही थे। फिर उन्होंने रात को मुझे किसी लेडीज जज के घर पर वो मुझे लेकर गए, जहाँ पर वो अंदर तो खुद गए और मुझे लेडीज जज के बाहर गेट पर ही खड़ा रखा उन्होंने। मैंने उस लेडीज जज से बात करने की भी कोशिश की, बट मैं कर नहीं पाई, क्योंकि वो मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे। और वो अंदर पुलिस वाला अंदर गया लेडीज जज के घर पर, और उसने अंदर जाकर कुछ पेपर वेपर पे साइन वाइन करा और बाहर आ गया। वो मुझसे बोला, मैंने कहा था ना साइन कर दो, ले लिया मैंने 4 दिन का रिमांड आपका। इस तरीके से उन्होंने किया। और फिर उसके बाद मतलब मुझे तो सच बताऊं तो मैं कुछ सोचने समझने की क्षमता खो चुकी थी। फिर उसके बाद इन्होंने रिमांड पर ले लिया और मुझे महिला थाने में रात को छोड़ दिया। 4 दिन तक इन्होंने मुझे लेडीज महिला थाने में ही रखा रात को वहां पर। प्रॉपर उन्होंने जैसे थानों के अंदर वो छोटी छोटी एक एक कमरे की बैरक की जेल होती है, उस टाइप की जेल में रखा था, या नॉर्मल वैसे ही रखा था थाने में, आपको कोई कमरे में नॉर्मल बिठाया गया था, क्या सीन था? नहीं, जब लेडीज को आप रिमांड पर लेते हैं तो लेडीज का जो महिला थाना होता है वहाँ पर एक सिंगल रूम टाइप का जेल बना होता है। उस जेल के अंदर ही एक छोटा सा बाथरूम होता है साइड में, वहीं पर ही आप बाथरूम जा सकते हो, अंदर ही, आपको बाहर नहीं आने दिया जाता है। रात को आपको वहीं पर ही रोका जाता है। वो एक सिंगल जेल होता है। तो 4 दिन आप उस सिंगल जेल में ही रहे थे? हाँ, मैं 4 दिन तक वहीं पर ही रही थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 4 दिन बाद कोर्ट में जज के आगे पेश किया। कुछ जज ने भी कुछ नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन नहीं। और मुझे लगा कि मुझे जज को अपनी बात कहने का, बात बताने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई जज, ना कोई वकील, कोई था ही नहीं जो मेरी बात सुने। तो उन लोगों ने मुझे जज के आगे पेश किया 4 दिन बाद और मुझे जेल भेज दिया। 4 दिन बाद जब मैं जेल गई, जो एक प्रॉपर जेल होता है, जो मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस टाइप कभी कभी कुछ हो सकता है मेरे साथ। तो मैं तो पहले से ही मेंटली बहुत टेंशन में थी, बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी। 4 दिन महिला थाने में ऑलरेडी मैं रुक चुकी थी। मैं उस चीज़ से इतना डर चुकी थी, और अब मुझे इतने बड़े जेल में भेज दिया जहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरे हाथ में कोई पावर भी नहीं थी करने की, और कोई मेरी बात सुनने वाला भी नहीं था। तब उन्होंने मुझे अंदर जेल में भेजा, और पहली बार जब मैंने जेल के अंदर एंट्री की तो आई वाज शॉक्ड। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे महिला थाने में एक सिंगल रूम सा जेल बना हुआ था, ऐसा ही होगा, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पर एक बैरिक बने होते हैं, लाइक अ रूम। वहाँ पर बड़े बड़े बैरिक बने होते हैं। एक बैरिक के अंदर वहाँ पर 25 औरतें थीं, और वहाँ पे इस तरीके के 4 बैरिक थे। तो हर बैरिक के अंदर 25 औरतें थीं। एक बैरिक के अंदर वो औरतें थीं जिनको सज़ा हो चुकी है, जिनका जो क्राइम है वो क्या कहते हैं, डिसाइड हो चुका है, मतलब कि हाँ इन्होंने ये क्राइम किया है, उनको सज़ा मिल चुकी है। और बाकी जो 3 बैरिक थे वहाँ पर अंडर ट्रायल वाली औरतें थीं, जुडिशियल कस्टडी में जो थी, जैसे कि मैं गई थी जुडिशियल कस्टडी में अंडर ट्रायल में। तो बाकी के 3 बैरिक में से एक बैरिक मुझे मिला 25 औरतों के साथ। और जब मैं अंदर गई तो वहाँ पर सबका बहुत ही रूड बिहेवियर था। मतलब सब आपको ऐसे ट्रीट करते जैसे कि वो लोग बहुत शरीफ हैं और आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो, आप बहुत गलत काम करके आ रहे हो। वो सब बहुत अच्छे लोग हैं और आप एक गंदे इंसान हो जिसके साथ गलत ही होना चाहिए। वो आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जब आपकी एंट्री होती है जेल के अंदर। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, मुझे नहीं पता और बाकी लोगों के साथ कैसा होता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि जब मैंने जेल के अंदर एंट्री करी तो वहाँ पर जो नंबरदार होती है, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ जिनको सज़ा मिल चुकी है उन्हें वहाँ का नंबरदार बना दिया जाता है, लाइक अ हेड, लाइक अ जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर्स होते हैं ना, इसी तरह वहाँ पर जेल के अंदर जो औरतें लड़कियां पहले से ही जेल में है 10-15 साल से 5 साल से, जिनको सज़ा भूल चुकी है, वो औरतें वहाँ पे नंबरदार की ड्यूटी कंप्लीट करती हैं। और वो आपको ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे कि वो तो बहुत शरीफ है लेकिन आप एक बहुत बड़े क्रिमिनल हो। आपको वो किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगी, आपसे रूडली बिहेव करेंगी, आपको मेंटली आपको अपनी बातों से इतना टॉर्चर कर देंगी कि आपको लगेगा
कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्योंकि एक तो आप पहले से ही टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, स्पेशली जब आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है और आपको इतनी बड़ी सज़ा मिल गई है कि आपको जेल के अंदर भेज दिया है, और वहाँ पर फिर आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट मिले कि आपसे कोई, आपके साथ कोई दुख बांटने वाला या दुख शेयर करने वाला तो आपके साथ कोई है नहीं वहाँ पर, लेकिन हाँ आपको टॉर्चर करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो मैं जनता को बता दूं, अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है। आपके ऊपर एक केस चल रहा है जिसके अंदर आप अभी तक अपराधी घोषित नहीं हुए हैं, और जैसे कि आपने बताया 4 बैरिक में से एक बैरिक ही था जहाँ पे जो औरतें थी वो ऑलरेडी सजा वाली थी। तो देखा जाए तो 75% वुमेन्स आर अंडर ट्रायल, जो कि उसमें से मोस्टली, या मैं कहूँगा बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो बेगुनाह भी होंगी, जिनको फंसाया गया होगा, जैसे आप कहते हो कि आपके केस में हुआ था। बहुत सारी, कुछ औरतें वहां पर ऐसी थी जो बहुत चौड़ में थी कि मैंने मर्डर किया। तुझे पता है मैं किस केस में हूँ? मैंने तो मर्डर कर रखा है, मेरे पे 300 है। मुझे नहीं पता था क्या धाराएं होती है, किस केस में। मुझे सच बताऊं, इन चीज़ों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं अवेयर नहीं थी इन लीगल चीज़ों से। तो जब मुझे वहां जाके पता लगा कि यार मतलब जो औरतें क्राइम कर कर आई हैं वो बहुत प्राउडली कह रही है कि हम तो ये करके आए, तू तो छोटे मोटे केस में आई है, तूने करा ही क्या, इस टाइप से। जैसे कि तुम्हारा तो क्या कहते हैं, जब तुम रिमांड पे थी उसी टाइम पे मीडिया ट्रायल हो चुका था कि मीडिया ने अपने आप तुम्हें सीधा अपराधी घोषित कर दिया था, तुम्हारे नाम से सारी जगह तुम्हें घोषित कर दिया था कि नम्रा कादिर एक फेमस इन्फ्लुएंसर जो इतनी बड़ी अपराधी है, इतनी बड़ी फ्रॉडस्टर है, एक हनी ट्रैप का केस पूरी मीडिया में, पूरे न्यूज़पेपर्स में, हर जगह था। तो जब तुम जेल में पहुंची, जब मैं जेल में पहुंची तो मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का कुछ हो रहा है, ये मीडिया वगैरह के बारे में, क्योंकि मैं तो रिमांड पर थी, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो लोग मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, मेरी वीडियोस बना रहे हैं और वो बाद में न्यूज़ पे चल रही है। मुझे कोई आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। बट जिस दिन मैं जेल में पहुंची, वहाँ पर मुझे औरतों ने जिस तरीके से ट्रीट किया, वो लोग पहले से जानते थे कि नम्रा कादिर यूट्यूबर कोई लड़की है, कोई इन्फ्लुएंसर है जो कि अब जेल में आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर टीवी है, वो औरतें न्यूज़ में मुझे देख रही थी। वहाँ पर न्यूज़पेपर जो औरतें खरीदती है वो न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी मेरे बारे में, तो उन्हें पहले से पता था कि कोई यूट्यूबर नम्रा कादिर यहाँ पर आने वाली है। जब मैं वहाँ अंदर गई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो पहले से जानते थे तू आने वाली है। फिर उन्होंने मुझे वो न्यूज़पेपर दिखाया, मैंने उस न्यूज़पेपर को देखा तो मैं तो मतलब, एक होता ना पैरों के नीचे से जमीन निकल जाना, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था द फेमस यूट्यूबर नम्रा कादिर डूइंग हनी ट्रैप 80 लाख एक्सटॉर्शन। मतलब आप एक तरफ खुद बता रहे हो कि एक फेमस यूट्यूबर नम्रा कादिर है लड़की जिसने 80 लाख रुपए का एक्सटॉर्शन किया है, हनी ट्रैप करके, ब्लैकमेल करके 80 लाख रुपए लूटे। इतना बड़ा एलिगेशन मेरे ऊपर लगा के मुझे जेल में भेज दिया, मुझे कस्टडी में भेज दिया। एक मतलब आप खुद सोचो कि कोई इंसान जिसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, जिस बंदे ने केस किया है वो कभी आपका दोस्त था, आपके साथ काम करता था, और उसने आप अपने पैसों का गलत इस्तेमाल कर कर, हमारे यहाँ तो रिश्वतखोरों की कमी नहीं है, रिश्वतखोरों को रिश्वत खिलाकर आपके ऊपर एक झूठा केस बनवाकर आपको अंदर कस्टडी में भेज दिया है, और पूरी दुनिया में आपको फेमस किया जा रहा है एक फ्रॉड लड़की के नाम से। एक तो मेरे पापा नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरी मम्मी मेरी सिस्टर्स क्या ही कर लेते अकेले, किसी के ऊपर इतना बड़ा झूठा एलिगेशन लगा के उसको कस्टडी में भेज दो। अब वो केस चल रहा है, मैं डेट्स पर जा रही हूँ, जिसने मेरे ऊपर झूठा केस किया है वो तारीखों पर नहीं आता है। आज मुझे बस इतना बता दो कि अगर कल को, अगर क्या मतलब 100% कल को ये प्रूफ होगा, इट विल बी प्रूफ दैट आई एम नॉट गिल्टी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आपने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर किसी के ऊपर झूठा एलिगेशन लगाकर उसको कस्टडी में तो भेज दिया, लेकिन जब तक वो प्रूफ नहीं होगा आप उसको सजा नहीं दे सकते। तो मुझे सजा तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं है। और झूठ को आप कैसे सच साबित कर दोगे? आप झूठ के ऊपर शक का नजरिया रखकर किसी को अंडर ट्रायल भेज सकते हो, किसी को कस्टडी में भेज सकते हो, लेकिन आप उसको सजा नहीं दे सकते। तो जब ये प्रूफ होगा कि मैं गिल्टी नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या मेरे ये 6 महीने मुझे वापस मिलेंगे जो मैं काट कर आई हूँ? क्या मेरी फैमिली या मैं या मेरा छोटा सा बच्चा जिसने सरवाइव किया ये सब कुछ, क्या उसको वो सब कुछ रिटर्न मिलेगा जो कुछ हमने झेला है? क्या वो दिन हमारे वापस आएंगे? क्या वो बदनामी जो मेरी ऑलरेडी मीडिया में हो चुकी है, क्या वो इज्जत मुझे वापस मिलेगी दोबारा? जो मीडिया ट्रायल्स पे हम लोग देख रहे थे डेली, हम तो मीडिया ट्रायल्स ही देख रहे थे, हमारे तो आपसे उस टाइम पे बात भी नहीं हो पा रही थी, तो उसमें तो आपको प्रॉपर अपराधी घोषित कर दिया था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मीडिया ट्रायल्स बहुत गलत है। आप अंडर ट्रायल गए हो, आपको अभी तक अपराधी घोषित नहीं किया है, लेकिन मीडिया आपको अपराधी कैसे घोषित कर सकती है? ये तो बिल्कुल ही साइंस, मतलब मैं कहूँगा ये बिल्कुल ही गलत है कि
आपके समाज में आपकी इज्जत खत्म कर दी है। आपको जब करना चाहिए ना, जब आप गिल्टी प्रूफ हो जाओ, जब आप गिल्टी प्रूफ हो जाओ, या फिर आप न्यूज को इस तरीके से बताओ कि इस बंदे के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है, इस तरीके से बताया जा रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सच हो सकता है या झूठ, इस तरीके से बताना तो समझ में आता है, ठीक है, आप मीडिया हो, आपका काम है। बट इस तरीके से बोलना कि ये लड़की है, इसने ऐसा किया है, अगर ऐसा किया है तो फिर मैं बाहर कैसे हूं भाई, मुझे फिर जेल में ही भेज दो ना वापस। ये सेम ऐसा ही केस है जैसे अभी अलविश यादव का देखेंगे हम, सेम उसके साथ भी यही हो रहा है कि सांप का जहर बेचने वाला, हाँ। उसे प्योर गिल्टी घोषित कर दिया। अब मार्केट में तो लोगों को यही लगता है, जो लोग हम जैसे लोग जो एल्विश से कनेक्टेड है, हमें तो पता है कि वो कैसा बंदा है, कि वो ये काम जिंदगी में नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन बाहर जो लोग उसे नहीं जानते उनके वो तो माइंड सच ही सोचेंगे ना, अब वो तो सबको लगता सोचेंगे है कि वो ये सांप बंदा का जहर सांप बेचता का है। जहर बेचता है। उस बंदे की क्या इमेज बना दी आप लोगों ने। अब वो तो 4 दिन में कस्टडी से बाहर आ गया, लेकिन 4 दिन उसने जेल के अंदर क्या क्या झेला होगा ये सिर्फ वही बंदा जानता है और कोई नहीं जानता। और उसके मैं घरवाले? इमेजिन कर सकती हूँ उसके घर वालों ने क्या क्या सर्वाइव किया होगा, उसकी माँ ने, उसके पापा ने, उसके बहन भाई ने, उसकी फैमिली ने, कितनी उनकी बेइज्जती हुई होगी, कितने लोगों ने उन्हें शक की नजर से देखा होगा, कितने लोगों ने उन्हें ताने दिए होंगे। अब 4 दिन की कस्टडी वो बंदा काट कर आ गया, ये उसकी, ठीक है, उसको एक अच्छा सपोर्ट था जो वो इतनी जल्दी बाहर आ गया। हो सकता था उसको 4 दिन की जगह 4 महीने कस्टडी में रहना पड़ जाता, तो क्या उसका वो टाइम लौटा सकता है हमारा लॉ, हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो पुलिस वाले हैं जो इस तरीके से फंसा देते हैं, इस तरीके से भेज देते हैं कस्टडी में। तो जब आप पहले दिन गए, आपके साथ कोई मार पिटाई, हाथापाई, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? पहले दिन तो मेरे साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई, क्योंकि मैं अपना मुंह बंद रखी हुई थी और मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। मुझे होश ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो मैं भी खुद से किसी से बात नहीं कर रही थी। बट हाँ, ये कि मैंने वहाँ पे जाती सबसे पहले मुझे ये हुआ कि मैं अपनी फैमिली से कांटेक्ट करूँ, तो मैंने पूछा वहाँ पे जो नंबरदार लड़की थी जो पहले से सज़ा में थी, मुझे लगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो नंबरदार है या वो लड़की सज़ा में है, मुझे लगा वो वहाँ पर जॉब करती है, वो शायद स्टाफ की लड़की है। तो मैंने, क्योंकि वो वही सब चीज़ें हैंडल कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे अपने घर पे फ़ोन करना है, मैं कैसे करूँ? हमें नहीं पता, जा यहाँ से। तो हम क्यों बताए तुझे, हम तेरे नौकर लग रहे हैं? क्राइम करने से पहले नहीं सोचा तूने? 80 लाख लूट के आ रही है तब नहीं सोचा तूने? इस तरीके से वो बात करती हैं। अच्छा, पहली रात कैसी थी वहाँ पे? सोने के लिए क्या बिस्तर होते हैं, कैसे आपको, क्योंकि आप सर्दियों में जेल में गए थे, राइट? कौन सा महीना था जब जेल गए थे? दिसंबर, बिल्कुल कड़ाके की सर्दी होती है उस टाइम पे, तो क्या कंबल वगैरह, कैसी फैसिलिटीज़ थी रात को सोने के लिए? जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे एक, अंदर घुसते ही वहाँ पे एक थाली मिलती है खाना खाने की, खाली थाली थी वो एक, और एक कप मिलता है आपको, जो भी लेडीज़ जेल के अंदर जाती हो उसको, और बोल देते हैं कि वहाँ पे कोई जगह है, कोई गोदाम सा, वहाँ से जाके एक रज़ाई उठा लो और वो ओढ़ लो। तो मैं उस गोदाम, तो क्योंकि मैं 6 बजे के बाद मेरी एंट्री हुई थी वहाँ पर, तो मुझे रात को रज़ाई भी नहीं मिली थी। तो जो पुलिस वाली मैडम मुझे अंदर छोड़कर आई थी, तो उन्होंने बोल दिया था अंदर औरतों से कि भाई किसी के पास एक आध रज़ाई एक्स्ट्रा हो तो इसको दे दो। और वो रज़ाइयाँ इतनी गंदी थी, शायद ऐसा लग रहा था कि वो 10 सालों से रज़ाई धुली ही नहीं है, इतनी गंदी उस रज़ाई में से बदबू आ रही थी कि उस रज़ाई को देखकर, उसकी स्मेल सूंघकर ही मुझे उल्टियाँ होने लग गई थी। वो इतनी गंदी रज़ाई थी। वहाँ पे जो बाकी की औरतें थी उनके पास अपने अपने ब्लैंकेट थे, उन्होंने वहाँ की रज़ाई नहीं ओढ़ रखी थी, उन्होंने अपनी फैमिली से मंगा रखी होगी क्योंकि वो वहाँ पर पहले से थी। तो एक आंटी थी वहाँ पर, शशि नाम की, तो उन आंटी ने, वो आंटी बहुत अच्छी थी, उन आंटी ने मुझे एक रज़ाई दी ओढ़ने के लिए, कंबल दिया अपना एक, मेरी हेल्प की उन्होंने उस टाइम पर। और एक लाइक जिस, ये एक टेबल है ना, इसी तरीके का एक पत्थर का टेबल होता है, चबूतरा सा जो होता है। हाँ, वो चबूतरा से एक लंबा सा वो बना हुआ है बैरिक के अंदर, रूम के अंदर लंबा सा, और इतना ही सामने बना हुआ है। उसी सिल्ले के ऊपर, उसे जो भी बोलते हैं, उसके ऊपर एक औरत लेटती है, साइड में अपना सामान रखती है, नीचे एक हुडी सी दी हुई है, वहाँ पर अपनी बाल्टी रखती है नहाने की, और उसी के बराबर में फिर दूसरी औरत लेटती है। ऐसे लाइन से एक के बराबर में एक औरत लेटी हुई है। ये उनको जगह मिली है। बेसिकली बेड बना रखा है वो, एक तरीके से सिल्ले के बेसिकली वो पत्थर का, वो बेड तो क्या है, वो पत्थर है, उसके ऊपर मतलब हम जैसा इंसान तो नहीं लेट सकता, एटलीस्ट हम जैसा क्या कोई भी इंसान नहीं लेट सकता, मतलब वो पत्थर होता है, वो हड्डियों में चुभता है आपकी। तो उस टाइम सर्दियों का टाइम था, अब लेटो उसके ऊपर तो ठंड लगे। उन आंटी के पास दो ब्लैंकेट थे पतले पतले से, तो उन आंटी ने मुझे एक ब्लैंकेट दिया ओढ़ने के लिए, बट मेरे पास बिछाने के लिए कुछ नहीं था। और मैं क्या ही सोती वहाँ पर, क्योंकि मैं, आप खुद समझ सकते हो कि कोई इंसान जेल में गया है, पहली बार गया है, और उसने कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा कभी। मतलब एक होता है ना कि मैं अपने घर वालों के अलावा कुछ, और इस बात के अलावा कि मैं यहाँ से कब निकलूँगी, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मैं कैसे फंस गई, इसके अलावा मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। तो वहीं पर ही मैं पूरी रात बैठी रही,
और जो बाकी की औरतें थी वो तो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी कि देखो 80 लाख लूट कर आई है ये, वैसे खूबसूरत तो बहुत है, इसने लूटे ही होंगे 80 लाख रुपए उसने के जासरे में फंसा के। इस तरीके की बातें मेरे कानों में आ रही थी और औरतों के मुंह से, जो मुझे और ज़्यादा टेंशन दे रही थी और ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही थी। फिर पूरी रात तो ऐसे ही बैठे बैठे गुजर गई, ना मैंने कुछ खाया ना कुछ पिया। अलग से 4 दिन मैं ऑलरेडी रिमांड पर थी, वहाँ पर भी मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। हालांकि जो मेरा कंप्लेनेंट है वो मेरे लिए डोमिनोज के पिज़्ज़े और KFC का चिकन वगैरह ला के दे रहा था थाने में मुझे खाने के लिए, जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि खा लो प्लीज़ खा लो और ये साइन कर दो, मैं तुम्हें यहीं से बचा लूँगा, तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो, इस तरीके की बातें कर करके। और शादी के लिए भी क्या हाँ कर दो, बेसिकली वो पुलिस वालों के आगे तो मुझे ऐसा दिखा नहीं सकता था कि वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है, तो वो उसको शादी का नाम लेकर बोल रहा था लोगों के आगे। तो उस इंसान ने मुझे बड़ा प्यार दिखाया उन 4 दिनों रिमांड पर, खाने पीने की चीज़ें लाकर। जब मैंने वो नहीं खाई तो जो पुलिस वाले थे मेरे साथ उनको खिलाया पिलाया उसने, ताकि वो उसकी और अच्छे से सपोर्ट करे। और फिर उसके बाद उसके बाद जब मैं जेल में थी तो फिर मैं पूरी रात तो ऐसे ही बैठी रही, कुछ समझ नहीं आया मेरे कि मैं क्या करूँ, मैं सोचती रही, टेंशन में बैठी रही। और सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा वहाँ पर औरतें बाल्टी ले लेकर कहीं दूर सी जगह पर भाग रही हैं गर्म पानी लेने के लिए। जो बूढ़ी औरतें हैं वो खाली बाल्टी लेकर दूर सी जगह पर भाग रही हैं, कहीं लंगर की तरफ भाग रही हैं। एक लंगर होता है वो जहाँ पर हम लेटे हुए हैं, जहाँ पर हम सो रहे हैं, उससे 10 मिनट की दूरी पर होता है, अंदर ही जेल के अंदर ना हम लोग 7 तालों में बंद होते हैं। जेल के अंदर 7 गेट होते हैं। बेसिकली जेल के अंदर एंट्री हुई तो ऐसा नहीं है कि अब जेल के अंदर यहाँ से बाहर से एंट्री दिखा दी तो आप जेल के अंदर हो, नहीं, फिर एक और गेट होगा, फिर एक और गेट होगा, फिर एक और गेट होगा। इस टाइप से 7 तालों में बंद होती हैं औरतें या आदमी जो भी जेल में जाते हैं। तो एक ताले से बाहर थोड़ी दूर लंगर था, तो वहाँ पर वो आंटी गर्म पानी लेने भाग रही थी, क्योंकि उस टाइम बहुत गंदी सर्दी थी, बहुत गंदी ठंड थी, और मैं तो रात भर बैठे बैठे वैसे ही बहुत बुरी तरीके से कपकपा चुकी थी, बीमार पड़ चुकी थी, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। फिर मैं भी गई वहाँ पर बाल्टी उठा के गर्म पानी लेने। मुझे नहीं पता था वो जो बाल्टी मैंने उठाई है वो किसी और की है, सबकी अपनी अपनी बाल्टी थी। मुझे लगा सरकारी बाल्टी होगी, क्योंकि वो बाल्टी साइड में रखी हुई थी। फिर उस बाल्टी के ऊपर मुझसे औरतें लड़ाई करने के लिए आ गई, जिसकी बाल्टी थी उसके साथ और 4-5 औरतें आ गई कि तूने हमारी बाल्टी कैसे उठा ली, तेरी हिम्मत कैसे हुई। धक्का वक्का देने लगी वो, मुझे बदतमीजी करने लगी बहुत ज़्यादा। फिर मुझे बाल्टी भी नहीं मिली नहाने वहाने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। फिर मैं बार बार वहाँ पे जो नंबरदार थी, जो मैडम थी, जो स्टाफ था, उनके पास जा जाके पूछ रही थी कि मैम प्लीज़ मेरे घर वालों से मेरी बात करवा दो। तो बहुत बार पूछने के बाद मुझे पता लगा कि वहाँ पर एक ही फ़ोन है, सिंगल, एक रूम के अंदर, जहाँ पर आपको नंबर ऐड कराना पड़ेगा पहले कि आपको किससे बात करनी है। आप उसका नंबर दो, वो नंबर ऑफिस में जाएगा वहाँ के, और वहाँ से ऑफिस से वेरिफिकेशन होगी कि वो आपकी फैमिली का ही नंबर है। फिर उसके बाद वो नंबर जब ऐड हो जाएगा तो उसके अगले दिन 24 घंटे बाद आप फ़ोन कर सकते हो। तो ऑलरेडी नेक्स्ट मॉर्निंग एक रात में वहाँ रुक चुकी थी। फिर अगले दिन मैंने उन्हें बोला, फिर 2 दिन बाद मेरा नंबर चालू हुआ फ़ोन पर, और फिर 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद मेरे घर पर बात हुई, जिसमें मुझे 5 मिनट मिले थे बात करने के लिए। और 5 मिनट में आप क्या ही एक्सप्लेन करोगे अपने घर वालों को, क्या ही बोलोगे। मैं बस 5 मिनट तक शायद रोती ही रही होंगी, रोने रोने में 5 मिनट निकल गए। लास्ट के 1 मिनट में जब उसने मुझे बोला पीछे से कि फ़ोन काटो, 5 तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, 5 ही मिनट मिलने थे आपको, 5 ही मिनट है, तब मैंने जल्दी जल्दी घर वालों को बोला कि बस मुझसे मिलने आ जाओ कैसे भी करके यहाँ पे जल्दी से। बस इतना ही बोल पाई थी मैं उन 5 मिनट में। खाने की सिचुएशन कैसी थी वहाँ पे? खाने की सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है, और कोई कैसे सोच सकता है कि ऐसा खाना कोई खा के जी लेगा। अगर आप लोगों को मारना ही है तो आप लोग ऐसे ही फांसी पे चढ़ा दो सीधा। ऐसा खाना देकर टॉर्चर किया जा रहा है ना ये तो, क्योंकि वो इतना गंदा खाना होता था कि वो खाना खाकर आपके डेली पेट में दर्द होगा, किसी ना किसी के डेली पेट में दर्द, उल्टियाँ, डाइजेशन की प्रॉब्लम। हम खाना खाते जीने के लिए, वो खाना जो मिलता है ना वहाँ पे वो मरने के लिए होता है। अगर वो बंदा रोज़ डेली वो खाना खाएगा जो वहाँ जेल में मिलता है, अगर वही खाना प्रॉपरली वहाँ की औरतें खाएंगी तो वो जल्दी मर जाएंगी। खाना तो वो ऐसा होता था जैसे चिड़िया के बच्चे को आप दाना डालते हो ना, उस टाइप की चावल मिलते हैं वहाँ पर। और मुझे लगता है कि वहाँ पर जो रोटी होती थी वो पता नहीं कौन से आटे की, वो आटा मैं बाहर आने के बाद भी मैंने ढूंढा कि ऐसा कौन सा आटा था वो जिस आटे की वो लोग रोटी देते थे, क्योंकि वो रोटी ना तो चबाई जाती थी, उस रोटी को चबाने के लिए ना लोहे के दांत चाहिए आई थिंक, क्योंकि वो मैं तो चबा नहीं पाती थी, वहाँ कोई औरत नहीं चबा पाती थी उस रोटी को, इतनी सख्त रोटी होती थी वो।
वो शायद वो आटा गूंदा नहीं जाता था या किस तरीके से वो रोटी बनती थी, मशीनों की रोटी होती थी या हाथ की, मुझे नहीं पता, लेकिन वो रोटी नहीं खाई जा सकती। वहाँ की वो दाल इस तरीके की होती थी। आई थिंक सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ की दाल भी बहुत अच्छी होगी उस जेल की दाल से। वहाँ की दाल ऐसी थी, कच्चे टमाटर प्याज उसमें डाल दिए, पानी में दाल घुमा दी, शायद इस तरीके से उस दाल को देखकर ऐसा लगता था कि वो दाल शायद इस तरीके से बनाई गई है। लेकिन बाहर आके मुझे पता लगा, और वहाँ पे भी कुछ लोगों से मुझे सुनकर पता लगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो जेल में रहने वाली औरतों के लिए, आदमियों के लिए बहुत अच्छे पैसे देती है ताकि उन्हें ठीक खाना मिल सके। जेल है, अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट ठीक खाना जिसे कहते हैं, एक बेसिक खाना, वो तो मिलना चाहिए ना। एटलीस्ट ऐसा खाना तो नहीं मिलना चाहिए कि उसे खा के इंसान बीमार हो जाए और कमज़ोर हो जाए और लाचार हो जाए। इस तरीके का खाना तो नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार तो पैसे दे रही है जेल में अच्छा खाना देने के लिए, लेकिन जो वहाँ का स्टाफ है वो पता नहीं क्या करता है, वो खाना नहीं देते ठीक से। वो इतना गंदा खाना देते हैं कि लोग मजबूरी में कैंटीन लगाते हैं। वहाँ पे कैंटीन है, आप वो उनको बोल दो कि मुझे कैंटीन लगाना है, तो हर महीने आपका 3 से 4 हज़ार रुपये आप पे करोगे, तो आपको सुबह शाम उसी टाइम पर, जो लंगर का टाइम पे खाना आता है, उसी टाइम पर आपको 2 टाइम खाना मिलेगा। वो रोटी थोड़ी सी 1% उस रोटी से ठीक होगी जो आपको फ्री में जेल से मिल रही है, और उस सब्जी से थोड़ी सी ठीक होगी जो आपको, मतलब वो थोड़ी सी ऐसी होगी कि हाँ थोड़ा सा मसाला भून के आपको दी गई है वो सब्जी, इस टाइप की। तुम कैंटीन से खरीद के खाना खाते थे फिर डेली? मैं कैंटीन से खरीद के खाना कैसे खाती? मैं तो शुरू में मेरे घर वाले आए नहीं थे, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और जो स्टार्टिंग में फ़ोन करने को मुझे मिले थे 5 मिनट, वो भी 5 मिनट ही फ्री मिलते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको एक OT नंबर मिलता है, UT नंबर मिलता है आपको एक वहाँ पे, उसमें आपको पैसे डलवाने पड़ते हैं। बेसिकली आपका एक अकाउंट होता है वहाँ पे, उसमें आपके पास पैसे होंगे तो आप खाना खरीद के खा सकते हो, ठीक है, और तो ही आप अपने घर पे फ़ोन कर सकते हो। तो मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि घर वाले आए नहीं थे अभी, और घर वालों को भी चीज़ों का पता नहीं था। 2-3 दिन बाद तो मेरी घर वालों से बात ही हुई है। फिर वहाँ पे डे होता है एक, उस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं जेल में गई थी, 2 दिन मिलते थे मुझे, हर एक किसी के नाम के अकॉर्डिंग डे फिक्स किए गए कि जैसे मेरा नाम नम्रा है तो N वाले इस दिन मिलेंगे, तो 2 दिन फिक्स थे। तो वो डे जब मेरा आएगा तब मेरे घर वाले मुझसे मिल जाएंगे, और तभी आए भी थे वो मुझसे मिलने। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे UT में पैसे डलवाए मेरे अकाउंट में। फिर मैंने उन पैसों से, वहाँ पर कैंटीन आता है जिसमें आपको सूखा सामान मिलता है, जैसे कि कभी कभी कोई चीज़ होती है कैंटीन में, कभी कभी कोई चीज़ नहीं होती। आप मैगी खरीद सकते हो, आप सूजी खरीद सकते हो, बेसन खरीद सकते हो, पर आप वो बनाओगे कैसे? वहाँ पे गैस या चूल्हा तो है नहीं। वहाँ पे एक भट्टी होती है छोटी सी, उस भट्टी में आप कोयला खरीदो, अलग से कोयला खरीद के उस भट्टी में डालो, एक गत्ता लो, कोई भी कोई भी गत्ता सा जो हो, कुछ भी पन्नी का कुछ भी हो, उसे बनाओ और उससे ऐसे ऐसे करके आग जलाओ। मुझे भी नहीं पता था ऐसा कैसे होता है या क्या होता है, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। वहाँ की औरतों को करते हुए देखा, तब पता लगा कि इस तरीके से करते हैं, तो फिर वो खाना आप बना के खा सकते हो। तो तुम फिर अपना, जब घर वाले आ गए थे, पैसे आ गए थे, तुम अपना खरीद के बना के ही खाते थे? हाँ, तो फिर शुरू में एक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था ना कि मैं कब निकलूंगी। जब मैं घर वालों से मिली तो मेरे अंदर एक उम्मीद जागी, उन्होंने मुझसे कहा कि हो जाएगी, हमने बात करी है, तो घर वालों से मिलके हो पाई कि हाँ मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। मुझे तो ये शुरू में क्या, मुझे तो मतलब पूरे 6 महीने ये आइडिया ही नहीं हुआ कि मुझे 6 महीने वहाँ कस्टडी में रहना पड़ेगा। हर रोज़ मेरे दिल में एक ही सवाल आता था कि मैंने किया क्या है, मुझे क्यों रखा हुआ है कस्टडी में, ये कैसा कानून है, अंधा कानून है क्या? मतलब कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और आपने कस्टडी में डाल दिया बंदे को। आप कैसे डाल सकते हो ऐसे, बिना प्रूफ के कैसे डाल सकते हो आप किसी को कस्टडी में? बस क्योंकि पुलिस वालों ने धारा ऐसी लगा दी कि वो नॉन बेलेबल है, तो अब आपकी बेल नहीं हो सकती। हो भी जाती मेरी बेल अगर उस टाइम पर ढंग का वकील हम लोग कर लेते, ढंग से कोई वकील को हैंडल कर लेता, क्योंकि वो ये ना भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है इन चीज़ों में, और भाग दौड़ करने वाला मेरी फैमिली में कोई था नहीं ठीक से। मम्मी बहनें जितना कर पाई उन्होंने किया। समझ गए। तो रूटीन क्या था? जैसे अब ये तो हो गया खाना खाने का, काम वाम क्या करते थे तुम सारा दिन? कोई, जैसे हमने देखा है कि जेल में झाड़ू पोछा ये सब भी करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, ये क्या था? जी, वहाँ पर जेल के अंदर क्या है कि हर औरत, जैसे कि 25 औरतें, तो हर दिन एक औरत का नंबर आता है झाड़ू देने का, पोछा देने का, बाथरूम धोने का पूरा। तो जिसके पास जो गरीब औरत होती है, जिसकी फैमिली से या जिसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं है कुछ खरीद के खाने पीने के, वो औरत क्या करती है कि वो जिस औरत के पास पैसे हैं UT में, उस औरत से बोलती है कि मैं आपके बदले की आज सफाई कर दूंगी, आप मुझे ये सामान कटवा देना कैंटीन से,
क्योंकि पैसे तो कैश ले दे नहीं सकते, तो आप मुझे बदले में ये चीज़ दिलवा देना। फॉर एग्जांपल 50 रुपये में मैं उसको 50 रुपये का सामान दूंगी और वो आज मेरे हिस्से का झाड़ू पोछा कर देगी। 25 औरतें हैं, 20 या 25 दिन में ही एक औरत का नंबर आता है, क्योंकि 25 औरतों में से औरतें आती जाती भी रहती हैं, जिसकी बेल हो जाती है वो चली जाती है और फिर कोई नई आ जाती है, इस टाइप से चलता रहता है। तो 20-25 दिन में एक बार मेरा नंबर आता था झाड़ू पोछा करने का। तो वो जब मेरे पास पैसे आ गए तो वहाँ पे जो जिसके पास पैसे नहीं थे, जो गरीब औरत थी बहुत ज़्यादा, उसको मैं सामान दिलवा दिया करती थी राशन का या कुछ भी जो उसे चाहिए होता था ज़रूरत का, और वो मेरे बदले कर दिया करती थी। इसी तरीके से बाकी औरतें भी करवाती थी। वॉशरूम्स की हालत कैसी थी, बाथरूम्स की, वॉशरूम्स की, वो कैसी हालत थी? उसकी हालत मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आपने शौचालय तो देखा होगा, शौचालय, पब्लिक शौचालय, सबसे गंदा शौचालय देखा है क्या आपने? रोडवे बस देखिए, रोडवे बस के जो स्टेशन होते हैं वहाँ के जो शौचालय होते हैं बिल्कुल गंदे, हाँ, मैन उससे भी गंदा शौचालय होता है वहाँ। सोचो, जबकि वहाँ की सफाई करी जाती है, हर रोज़ वहाँ पे सफाई होती है, पर फिर भी उससे भी गंदा। वहाँ पे मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब आपको फ्रेश होने के लिए जो एक मग्गा चाहिए होता है ना, वो भी इतना गंदा होता है कि आपको बैक्टीरियाज लग जाते हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों से ही इंसान इतना बीमार हो जाएगा। और फिर वहाँ पे एक नाम के लिए हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक मेडिकल वो भी दे रखी है सर्विस, कि अगर आपको कोई भी दुख बीमारी है तो आप मेडिकल में जाके चेकअप करा लो। और वो मेडिकल किस टाइप का मेडिकल है पता है आपको? वहाँ पे सज़ा में एक औरत है जो 7-8 साल से सज़ा में, उसी को नर्स बना दिया गया है। अच्छा। हाँ, वो वहाँ पे रहते रहते वहीं पे सीख गई है कुछ सुई वुई लगाना, तो वो ही नर्स बन गई है वहाँ पर। और वही औरत, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वही आपको एक दवाई दे देगी। आपको कोई भी बीमारी हो, एक ही दवाई है उनके पास, वही दवाई वो हमेशा आपको देंगे। आपके कहीं भी दर्द हो, आप मर भी रहे हो ना, अगर आप कह रहे हो कि मेरी जान निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगी, तो भी वो ये कहेंगे इसके एक इंजेक्शन लगा दो। एक दर्द का इंजेक्शन है उनके पास, वो इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे आप थोड़ी देर शांत हो जाते हो और आपको भेज देते हैं। ये सर्विस मिलती है वहाँ। मतलब एक ही दवाई लगाते, कोई बीमारी हो? हाँ, कोई भी बीमारी हो, एक ही दवाई देंगे, पैरासीटामोल, और एक ही इंजेक्शन है कोई उनके पास दर्द का। वो जैसे जेल में सुनते हैं कि हाथ उठा, तुम पे किसी ने हाथ उठाया था जेल में? हाँ, मेरी तो बहुत हाथापाई हुई थी वहाँ पर। एक्चुअली जब मैं शुरू में गई थी तो कोई, जैसे कि मैंने बताया कि जो मर्डर वगैरह करके आ रही होती है, वो बहुत उस चोड़ में रहती हैं कि हम तो ये है, हम तो 302 लगी है हमारी, तो हमसे डर के रहो, हमसे दब के रहो। वो गैंगस्टर बनना चाहती है, वो मतलब गैंगस्टर ही है वो। बनना क्या चाहती है, वो आपको दबा के रखना चाहती है। वो सोचती है कि अब नई लड़की आई है ना, तो इससे जैसा कहेंगे वैसा करेगी। तो वहाँ पर एक लड़की थी जिसने 3-4 मर्डर कर रखे थे, उससे मेरी हाथापाई हो गई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे पेट में बहुत गंदा दर्द हो रहा था वहाँ का खाना खाने की वजह से, और मैं लेटी हुई थी पेट दर्द में, और वो आई मेरे पास, उसने मुझे बोला कि चल सफाई कर बाहर चल के। तो मैंने बोला क्या सफाई, किसकी सफाई? कह रही पूरी जेल में झाड़ू लगा। तो उसने मुझे एक लंबी सी झाड़ू दे दी लगाने के लिए। तो मैंने बोला, वो लंबी सी झाड़ू थी, मैंने कभी अपने घर पे भी झाड़ू नहीं लगाई, मुझे नहीं पता था कि कैसे, सच बताऊं, झाड़ू लगाते हैं। तो उसने मुझे बोला पूरे जेल में जो घास है वहाँ से वो सब साफ कर, पूरी ये जो जगह है पूरी जेल की, झाड़ू लगा, यहाँ पर पत्ते वत्ते गिरे हुए थे वहाँ पर। तो मैंने बोला मुझे झाड़ू लगा, मुझे नहीं आती कैसे लगाते हैं ये, और मेरे पेट में बहुत गंदा दर्द हो रहा है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तो उस लड़की, और दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की होती कौन है मुझसे ऐसा कहने वाली। वो तो खुद कस्टडी में है, वो 4-5 साल से अंदर है कस्टडी में, और वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो पुलिस वाली हो और मैं मुजरिम हूँ। इस तरीके से ही बिहेव करते हैं वहाँ पे जो पुराने लोग हैं। तो मैंने उससे जब ये बोला तो बोली, तो तुझे आता ही क्या है, फिर तेरे बस की क्या है, तेरे बस की कुछ नहीं है करना। मतलब अकड़ गई वो, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से, बड़ी रूडली बोली। मैंने बोला ये क्या बदतमीजी है, ऐसे क्यों बात कर रही है? मैंने उससे ऐसे बोला तो उसने मेरे खींच के रैप्टा मारा एक बहुत बुरी तरह। जब उसने मेरे रैप्टा मारा तो मैंने भी उसके रैप्टा मार दिया गुस्से में। फिर जब मैंने उसके रैप्टा मारा तो जेल की सारी औरतें आ गई मेरे ऊपर चढ़ने के लिए, सब मुझे चिपट लिया, सब ने मेरे बाल नोचे, मुझे मेरे घुसे पेट पे, मेरे पेट में ऑलरेडी दर्द होता, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा उन औरतों ने। और फिर वहाँ पे जो जेल के अंदर वो होते हैं, स्टाफ होते हैं, मतलब बाकी का जो स्टाफ होता है वो आ गया वहाँ पर। और फिर उन औरतों ने क्या करा, जो वहाँ की नंबरदार थी, उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया कि मैंने मार पिटाई करी है, कि मैंने मारा है उस लड़की को। तो फिर मैंने बताया वहाँ पे स्टाफ को कि ऐसा नहीं है सर, इसने मुझ पर पहले हाथ उठाया और इन लोगों ने मुझे मारा, ये लोग मेरे ऊपर चढ़ गए मारने के लिए। मतलब मेरी पहले ही बहुत तबीयत ख़राब थी, मैं पहले ही डिप्रेशन में थी, और ऊपर से ये सिचुएशन मतलब मुझे लगा यहाँ पर या तो ये लोग मुझे मार देंगे या मैं खुद ही मर जाऊँ तो बेहतर है। उस दिन के बाद फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई वहाँ पे रहते रहते कि अगर मैं अपने पैसों में कैंटीन से कुछ सामान कटवा के वहाँ की औरतों को दूंगी, जो औरतें वहाँ पर रह रही हैं, जो रात चला रही हैं अपना,
उनको खाने पीने का कुछ दूंगी, तो वो लोग टॉर्चर करना बंद कर देंगे। वो उस लड़की को टॉर्चर नहीं करते जो लड़की उनको खाने पीने की चीज़ें दिलवाती है कैंटीन से या देती है। बेसिकली वो वसूली का तरीका था उनका। बेसिकली ये वसूली का तरीका है कि मेरे घर से कपड़े आए, तो अगर मेरे घर से मेरे पहनने के लिए कपड़े आए तो 1-2 जोड़ी मैं उन्हें दे दूँ, तो फिर वो मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे। तो तुम्हें जेल के अंदर जेल के कपड़े नहीं पहनने होते थे? नहीं, जेल के अंदर जेल के कपड़े नहीं, आप अपने ही कपड़े पहन सकते हो, लेकिन वो कपड़े आपके पूरे ढके हुए होने चाहिए। अच्छा। हाँ, आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। आप सूट पहनो, शलवार कमीज पहनो, या फिर आप लॉन्ग कुर्ती पहनो, फ्रॉक पहनो, और दुपट्टा ओढ़कर ही आप बाहर निकल सकते हो। लंगर तक जाना है अगर आपको खाना लेना, तो आप दुपट्टा ओढ़कर ही जाओगे। ये चीज़ एक थी जो मुझे अच्छी लगी वहाँ पर, कि ठीक है औरतें सेफ, इस चीज़ में तो सेफ है। तो जैसे कि हमने कुछ सीरीज़ में ये भी देखा है कि महिला का कुछ वो भी होता है वहाँ पे, ऐसा कुछ देखा है आपने? हाँ, ऐसा मैंने देखा वहाँ पर देखा? कि दूसरे बैरिक में, हमारे बैरिक में तो नहीं था ऐसा। मैंने सुना, मुझे नहीं पता वो सच था या झूठ था, बट कंप्लेंट आई थी किसी की स्टाफ के पास कि 2 लड़कियां आपस में बाथरूम में एक दूसरे के साथ बदतमीजी कर रही थी। वो 4-5 साल से अंडर ट्रायल के नाम पे कस्टडी में है, और ऐसा वहाँ पे कहा जाता है कि जो औरतें बहुत पुराने टाइम से अंदर रह रही हैं, तो औरतें आपस में भी आपस में पार्टनर्स तो बन ही जाती हैं, सहेलियाँ बन जाती हैं, दोस्त बन जाती हैं, रहते रहते हैं जो क्रिमिनल है एक दूसरे के साथ, और कुछ औरतें गलत भी करती हैं आपस में। ओके, तो उनके अगर वो पकड़ में आ जाए तो क्या होता है उनके साथ? क्या ही होगा, कुछ नहीं, स्टाफ जेलर वगैरह आते हैं और उनको डांटते हैं कि हम तुम्हारी आगे वो कर देंगे, तुम्हारी बेल नहीं होगी फिर कभी, या तुम्हारी सज़ा बढ़ जाएगी, इस तरीके की उनको धमकी देते हैं। होता कुछ नहीं है वैसे, बेसिकली मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया जाता, सिर्फ धमकी उनकी देके उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। तो वहाँ पे जेल में क्या लाइब्रेरी वगैरह भी होती है? हाँ, जेल में लाइब्रेरी भी होती है, आपको सिलाई भी सिखाई जाती है, आप मतलब पढ़ना चाहो तो आप वहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हो। आप फॉर्म भर दो और आपको एग्ज़ाम पे भेज दिया जाएगा वहाँ से। लेकिन जो भी चीज़ें वहाँ पर है, वो सिखाने वाली भी वही औरतें हैं जो जेल में ऑलरेडी कस्टडी काट रही हैं। तो जेल में तेरा तो एक बेटा था, ठीक है, तो कभी ऐसा होता था कि अपने बच्चे की याद आती थी या उससे मिलने का सीन, वो सिचुएशन कैसी थी? कब फर्स्ट टाइम अपने बच्चे से मिली थी फिर? अपने बेटे की याद, एक जिस दिन मैं अरेस्ट हुई थी ना, उस दिन से लेके वो लास्ट डे, वो 6 महीने का लास्ट डे जो मेरा जेल में था, उस दिन तक 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जिस वक्त मैंने अपने बेटे को याद नहीं किया, या जिस वक्त मैं अपने बेटे को याद करके नहीं रोई। सच बताऊं तो सब कुछ एक तरफ था और मेरा बेटा एक तरफ था, सिर्फ उसकी ही वजह से मैं वहाँ पर ज़िंदा रह पाई हूँ, वरना मैं सच में सुसाइड कर लेती, क्योंकि मैंने बहुत बार सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ, और मैंने कोशिश भी की पर मैं कर नहीं पाई। लेकिन थैंक गॉड कि मैंने सुसाइड नहीं की, और आज मैं बाहर आ चुकी हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत मूव ऑन कर चुकी हूँ, और चीज़ें दोबारा से मैं रिकवर कर पा रही हूँ। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र। तो जेल में कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिनके बच्चे उनके साथ रह रहे थे? क्योंकि जेल में ऐसा हमने सुना है कि बच्चों को साथ रख सकते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी वहाँ पर जिनके छोटे बच्चे उनके साथ में ही थे अंदर कस्टडी में। छोटे से मासूम से बच्चे 2-2.5 साल के। तो उनके लिए जेल प्रशासन कुछ अलग से करता था, या वो भी वही वैसे ही जीते थे, वैसे ही खाते थे? हाँ, उनके लिए जेल प्रशासन ये करता था कि उनको अमूल फुल क्रीम दूध मिलता था बच्चों को। जो बच्चे हैं, एक बच्चे को 1 किलो दूध मिलता था रोज़ाना। जैसे कि जो नॉर्मली हम औरतें थी उनको तो मिलता था आधा किलो पैकेट 2 औरतों को, यानी कि 1 कप दूध छोटा सा, पाव मिल्क डबल टोन मीठा का, ये दूध मिलता था जेल के अंदर हम सब औरतों को, सब लड़कियों को। और जो जिनके बच्चे थे उन औरतों के बच्चों को मिलता था 1 किलो अमूल फुल क्रीम दूध और 1 एप्पल, कोई भी एक फ्रूट, या तो एप्पल या बनाना, और उनके बच्चों को दूध और फ्रूट, और खाने में भी मतलब जो चीज़ें आती थी, जैसे कि क्या था, बाकी औरतों को या तो रोटी ही मिलेगी या चावल ही मिलेगा, या तो आप दाल चावल ले लो या फिर आप रोटी दाल ले लो, वो आपकी चॉइस है। पर उन बच्चों को रोटी भी मिलती थी, दाल भी मिलती थी, लेकिन वही वाला मिलते थे मिलता था। हाँ, बस उनके लिए एक्स्ट्रा ये था कि उन्हें अमूल फुल क्रीम दूध मिलता था और 1 फ्रूट मिलता था कोई। और जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि फ़ोन वगैरह क्रिमिनल्स फ़ोन यूज़ कर रहे थे जेल में, टीवी सबके पर्सनल, कुछ वीआईपी लोग होते हैं उनके पर्सनल कैबिन होते हैं, ऐसा कुछ था वहाँ पे? नहीं, एक्चुअली क्या है, जेल के अंदर टीवी जो जेल के अंदर था वो भी कोई गवर्नमेंट का दिया हुआ नहीं था। कुछ आदमियों की साइड से कुछ होते हैं ना बहुत अमीर लोग, तो वो अपने लिए टीवी मंगाना चाहता है। अगर कोई बंदा जेल में, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मुझे टीवी चाहिए, और मैं वहाँ गवर्नमेंट अपने जज को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी मुझे कि मुझे एक टीवी मंगाना है, तो मैं एक टीवी नहीं मंगाऊंगी, फिर मैं पूरी जेल की नहीं टीवी मंगाऊंगी, और वो टीवी मैं जब मेरी बेल होगी मैं वापस नहीं ले जा सकती। अगर मुझे अपने लिए कोई भी चीज़ मंगानी है तो वो मुझे पूरे जेल की नहीं मंगानी पड़ेगी। अच्छा, जो वीआईपी लोग मंगाते होंगे। हाँ, तो वहाँ पर इसी तरह किसी वीआईपी बंदे ने टीवी मंगाया था शायद,
जेंट्स में, तो उन्होंने इतने टीवी मंगाए कि 4 टीवी उन्होंने फिर औरतों की जेल में भी भेजे। तो हर बैरक में तो टीवी इसलिए था। हर बैरिक में एक टीवी लगा हुआ था और उस टीवी के ऊपर डेली लड़ाई होती थी, डेली मारपीट होती थी, गाली गलौज। तो वहाँ पर इतनी आम बातें ना, मतलब बहुत ही आम बातें, बिना गाली के तो वहाँ कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता। तो टीवी चलता क्या था सारा दिन? कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ सरकारी चैनल ही चलते हैं ऑलमोस्ट। वहाँ पे उस टीवी में सिर्फ न्यूज़ ही चलती थी, या एक आध कोई सरकारी चैनल था जिसपे गाने आते थे, या कोई टीवी सीरियल वगैरह आता था। तो औरतें रात में बैठ के टीवी सीरियल देखती थी। और क्योंकि 25 औरतें हैं, तो एक औरत सीरियल देखना चाहती है, एक औरत न्यूज़ देखना चाहती है, एक औरत गाने सुनना चाहती है। तो इसलिए तीनों की आपस में लड़ाई होती थी डेली। और सोने का टाइम क्या था फिक्स? वैसे वहाँ पे सोने का टाइम रात को 10 बजे का था, और 10 बजे भी अगर आप नहीं सोओगे तो आप बैठे रहो, पर अपनी सीट पर ही बैठे रहो, आप कहीं जा नहीं सकते। तो तुम्हारे जेल में कोई सुपर वीआईपी लेडी भी थी, जैसे वीआईपीज होते हैं, कोई थी ऐसी कोई वीआईपी लेडी? सुपर वीआईपी वहाँ पे तो हर कोई अपने आप को सुपर वीआईपी ही समझता है। वहाँ पे लोगों को लगता था मैं सुपर वीआईपी हूँ। मुझे लगता था जो औरतें बाकी की अकड़ दिखा रही हैं, बदतमीजी कर रही हैं, चोट दिखा रही हैं, गलती करके उन्हें कोई मतलब एक तो वो एक्चुअल में क्रिमिनल है, ऊपर से वो ऐसे रह रही है वहाँ पे जैसे वो बहुत शरीफ है और हम बहुत बड़े बदमाश हैं, इस तरीके से आपको ट्रीट कर रही है। तो वहाँ पे तो हर कोई अपने आप को सुपर वीआईपी ही समझता है। बट हाँ, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े केस में बहुत सारी औरतें थी, कुछ 1-2 लड़कियाँ थी जो मेरी दोस्त भी बनी वहाँ पर बाद में, जब 3-4 महीने मुझे वहाँ रहते रहते हो गए, जिन्होंने मुझसे कभी लड़ाई नहीं करी, तो इसलिए वो मेरी वहाँ दोस्त बन गई। और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी उनके साथ में, तो इस वजह से भी मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी वहाँ पे, बच्ची की वजह से। तो वो कमांडो की वाइफ थी एक, और एक कमांडो की बहन थी। तो वो लोग अच्छी फैमिली से थे। उन लोगों को देख के, मतलब उन लोगों के थोड़ा लाइफस्टाइल वहाँ पे ठीक था, और उन लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा एजुकेटेड था। ऐसे नहीं था कि गवार बदतमीज जाहिल लोग हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे किसी से भी लड़ रहे हैं। तो उनका ऐसा था, वो थोड़े से ठीक थे वहाँ पर। वो अपना फिर सेपरेट ही हो जाते होंगे ना वो लोग तो बिल्कुल? हाँ, वो अपना सेपरेट ही थे, और वो उन्हीं लोगों से बातचीत करते थे जो थोड़े से एजुकेटेड होते थे, थोड़े ठीक से बात करने वाले लोग थे। जैसे तुम पुरानी हो गई थी, 6 महीने हो गए थे, तो तुम भी वहाँ पे गुंडी बन गई थी कि जो नहीं आ रही है अब मैं इनको परेशान करूंगी? नहीं, गुंडी तो नहीं बनी थी, लेकिन हाँ अपने हक के लिए बोलना सीख गई थी वहाँ पे रहते रहते। और वहाँ पे क्या था, सुबह शाम गेट खुलता था, तो भट्टी का टाइम मिलता था 2 घंटे, आप भट्टी पे कोयला वोयला डाल के जला के जो बनाना है बना लो सब। अब टोटल 80-85 औरतें हैं और 8 भट्टियाँ हैं, 8 भट्टी और 80 औरतें कैसे बना लेंगी? और 2 ही घंटे का टाइम है, सबको कुछ ना कुछ बनाना है अपने खाने पीने का। तो हर कोई अपना नंबर लगा दिया करता था कि तू बना ले, फिर तेरे बाद मेरा नंबर है, तू बना ले, फिर तेरे बाद मेरा नंबर है। इसी तरह मैं बोल दिया करती थी कि आप बना लो, आपके बाद मेरा नंबर है। तो क्या होता था, मैं नई थी, तो जो पुरानी औरतें होती थी वो मेरा नंबर काट के खुद बनाने घुस जाती थी, और मैं उनसे कहती थी कि मेरा नंबर था, तो वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी, गालियाँ देने लगती थी, बदतमीजी करने लगती थी, हाथापाई पे उतर आती थी। तो पहले तो मैं ये सब चीज़ें झेलती रही चुपचापी से, कुछ नहीं कर पाई मैं। बट जब 3-4 महीने मुझे वहाँ रहते हुए हो गए, और अब मुझे लगा कि यार अब ऐसे तो मतलब क्या ही करूँ, पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए तो नहीं रह सकती। फिर मैंने बोला अब मेरा नंबर है तो मेरा ही नंबर है, मारना है तो मार लो, लड़ना है तो लड़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दूध उबालूंगी। मतलब अपने हक के लिए लड़ना शुरू हो गया था फिर? हाँ, 3-4 महीने सपोर्ट भी मिल गया वो इतने 2-4 लड़कियां और साथ हाँ, में फिर हो ये गई। था कि थोड़ा सा सपोर्ट, एक होता ना रहते रहते थोड़ा सा पुराने होते चले जाते हो ना आप, तो आपको परेशानियां कम उठानी पड़ती हैं फिर। अच्छा, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, हाँ, इसके बारे में बताओ कि जैसे जेलों में देखते हैं कि ये सब चल रहा होता है, इसके बारे में क्या था? वहाँ पर बीड़ी मिलती है पीने को, आप बीड़ी मिलती कैंटीन से है? खरीद सकते हो। हाँ, अच्छा, बीड़ी खरीद सिगरेट सकते भी हो? मिलती है। सिगरेट भी खरीद सकते हो? हाँ। वहाँ पर औरतें, हम बहुत परेशान थे इन चीज़ों से, क्योंकि औरतें सिगरेट और मतलब औरतों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पर सिगरेट और बीड़ी खरीदने के लिए पैसा है। वो दूसरे के हिस्से का झाड़ू पोछा इसलिए करती है ताकि वो उन पैसों में बीड़ी सिगरेट कटवा सके अपने लिए, और वो वहाँ पे बीड़ी सिगरेट कटवाती हैं और बैठ के फिर रात को वो बैरिक के अंदर, अब आप हो, आप मेरे सामने बैठ के बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, दिन रात पी रहे हो, हम कहीं जा नहीं सकते, मैं कहीं जा नहीं सकती, आप कहीं नहीं जा सकते, पूरे बैरिक के अंदर सफोकेशन होने लगती है, और आप, मैं कुछ नहीं कर सकती आपका। अच्छा। और 25 औरतें हैं ना एक बैरिक के अंदर, तो 25 में से 20 औरतें तो पीती थी। अच्छा। हाँ। और अल्कोहल? अल्कोहल तो खैर नहीं है वहाँ पर, अल्कोहल कुछ नहीं है। 2-3 साल के छोटे बच्चे थे ना, वो भी बीड़ी पीते थे वहाँ पर उन अरे औरतों के, बाप रे। सोचो। और हम लोग मतलब जैसे मैं या मेरी जैसे कोई और लड़की उन्हें कुछ कहती थी तो वो कहती थी कोई नहीं, इसके बाप ने सिखाया इसे, ये नहीं, ये पिएगा, पीने दो, आपको क्या, हमारा बच्चा, तेरा को क्या, तेरा मेरा बच्चा है, मैं कुछ करूँ, ऐसे वो लोग चोड़े होते थे। तो वहाँ के बच्चे भी ऐसे होते जा रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद समाज का क्या बिहेवियर था तुम्हारे साथ? देखो, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे घर वाले हैं, अंदर मेरे, मुझे लगता था कि सब मुझे शक की नज़र से देख रहे हैं, सबको लग रहा होगा कि मैंने शायद सच में ऐसा कुछ तो नहीं किया है। पर थैंक गॉड
कि जब मैं बाहर आई तो मुझे सबने जो अपनापन दिखाया, मेरे अपने रिश्तेदारों ने, मुझे नहीं पता पीठ पीछे उन्होंने क्या बोला, लेकिन हाँ सामने से किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और सामने से उनसे बात करके मुझे यही पता लगा कि उन्हें पता है कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि उन्हें तो दिख रहा था ना सामने से कि हाँ ये वीडियोस करती थी इस बंदे के साथ और ये स्टोरी वगैरह पे डालती थी, तो उन्हें तो फैक्ट का पता था। लेकिन जो दूर के लोग हैं जो मुझे जानते नहीं है पर्सनली, जैसे कि सोशल मीडिया फॉलोवर्स, जैसे कि यूट्यूब पर मेरे फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोवर्स, इन लोगों के कमेंट और मैसेजेस ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। जब मैं बाहर आई और इनके जब मैंने मैसेजेस और कमेंट पढ़े तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हर कोई मुझे एज अ क्रिमिनल देख रहा है, हर कोई ऐसे मुझे देख रहा था कि हाँ मैंने सच में ये क्राइम किया है। ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई और मुझे फिर उस दिन समझ में आया कि हकीकत में ये जो हमारे फॉलोवर्स हैं ना, ये भी हमारे सगे नहीं हैं। ये भी बस तब तक ही हमारे सगे जब तक दुनिया हमें अच्छे नज़रिए से देख रही है। अगर हम अच्छा दिखा रहे हैं ना खुद को, तो ये हमें अच्छा मान लेंगे। इन्हें रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें रियलिटी का कुछ नहीं पता। तब मुझे समझ में आया कि मैं इन फॉलोवर्स को अपना समझ रही थी, ये अपने नहीं है। ये तो हर उस इंसान के अपने हैं जिसका नाम है, जो सही है, क्योंकि ये तो जो देखते हैं वो मान लेते हैं। इन्हें खुद को ये खुद का दिमाग यूज़ ही नहीं कर रहे कि कोई लड़की जो खुद एक अच्छी खासी यूट्यूबर है, अच्छा खासा कमाती हो, उसको क्या ज़रूरत है ऐसा कुछ करने की। एक सबसे बड़ा लॉजिक तो यही है ना, यही सोच लेते, ये भी नहीं सोचा किसी ने। तो इनके मैसेजेस ने, इनके कमेंट्स ने मुझे बहुत हर्ट किया और उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि मेरा मन करेगा तो मैं काम करूँगी, नहीं तो नहीं। अब मुझे इन लोगों के लिए काम नहीं करना। तब से मैंने इस चीज़ को सीरियस लेना छोड़ दिया। आज भी अगर मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो सच बताऊँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली मुझे पुश करती है कि लोग सोचेंगे नम्रा कि तू हार गई या तू डर के बैठ गई। तो बस लोगों को मैं ये नहीं दिखाना चाहती, ये नहीं चाहती मैं कि कोई इंसान ये सोचे कि मैं डर गई। मैं डरी नहीं हूँ और मुझे अपने ऊपर आज प्राउड फील है कि इतना कुछ झेलने के बाद भी मैं मूव ऑन कर गई। और जिस इंसान ने मुझे इस समय फंसाया है ना, वो इंसान आज मुझे देख के जलेगा किल से गई कि इस लड़की के साथ मैंने इतना गलत कर दिया, फिर भी आज अपनी ज़िंदगी में खुशी से रह रही है। क्योंकि दुश्मन को ना सबसे बड़ा जवाब यही होता है कि आप खुश रहो, बस किसी से कोई बदला नहीं लेना, किसी से कुछ नहीं। मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, वो हिसाब बराबर करेगा इस इंसान से। चलो, मैं तो ये कहूँगा कि तुम ऐसे ही खुश रहो और ऐसी समस्याओं से लड़ने से ये आदमी देखो जीतता है। और भगवान करे तुम्हारा केस जल्दी ख़त्म हो और तुम बिल्कुल नॉन गिल्टी फील हो। उस टाइम पे तुम जाके मीडिया में चिल्लाओ कि अब मुझे शो करो कि जो तुमने मुझे गिल्टी शो किया था उस टाइम पे मीडिया ट्रायल में, अब शो करो कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, अब दिखाओ। तब नहीं तुम जाके दिखाएगी ना मीडिया, क्योंकि देखो मीडिया को हाइप चाहिए होती है उस मीडिया टाइम। को सिर्फ वो चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं, जिससे लोगों को मजा आएगा। रियलिटी को नहीं दिखाना चाहती मीडिया। तो गाइज मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के थ्रू मैं ये दिखाना चाहता था कि एक फेमस इन्फ्लुएंसर जब जेल गई तो उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या उसकी लाइफ में रहा, क्या परेशानियाँ उसने झेली। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि कुछ भी करने से पहले 100 बार अपने परिवार के बारे में सोचो। कोई भी आपकी एक छोटी सी गलती, नम्रा तुम्हारी कुछ गलतियाँ थी जिसकी वजह से तुम वहाँ पहुँचे, ठीक है, उन गलतियों से बचो। ताकि जेल भैया एक दिन के लिए भी अगर आप जाते हो ना, वो नरक से बड़ा नहीं है। मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे लोग लड़ रहे होते हैं, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। भैया ये ऑनलाइन बदमाशी ऑनलाइन ही अच्छी लगती है। जिस दिन एक दिन भी अगर आपको जेल जाना पड़ गया ना, आपको रियलिटी पता लग जाएगी। आप उस दिन किसी के बारे में कभी भी सोशल मीडिया पे तो नहीं बोलोगे खड़े होकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो आप एक खुला एविडेंस दे रहे हो किसी इंसान को कुछ भी गलत बोलकर। बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सोशल मीडिया पे हो ना, किसी के धर्म को गाली बको ना किसी को गाली बको, और सिर्फ साफ़ सुथरा कंटेंट बनाओ अगर बना सकते हो तो। अगर ठीक है, जैसा भी आपको करना है करो, बाकी आप अपने लिए खुद जिम्मेदार होगे। जेल जो एक बार जाता है उसको समझ आ जाता है कि जेल ना जेल नहीं है, एक्चुअली वो नरक है। बात तो यही है कि जो एक्चुअल में क्रिमिनल है ना, उसे जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जेल जाने का कोई दुख नहीं है। उसकी फैमिली को ही भुगतना पड़ता है बस, बेचारी या बेचारे इंसान की, क्योंकि वो लोग तो क्रिमिनल है नहीं ना। तो क्रिमिनल इंसान को कोई डर नहीं है जेल जाने का, ये सच है। ये मैंने वहाँ रह के देखा है, महसूस किया है, सामने से चीज़ें जानी है। और जो इंसान क्रिमिनल नहीं है, जिसने कोई क्राइम नहीं किया है, वही डरता है जेल जाने से। लोग जेल से बाहर आने के बाद ना चोड़ दिखाते हैं कि मैं जेल रहकर आया हूँ, मुझसे मत भिड़ियो। पर भैया मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, किसी से मैं नहीं भिड़ूंगी जिंदगी में कभी भी। मैं तो अब मतलब बहुत ही ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि कोई मुझे गलत फंसा ना दे, तो इसलिए इस इंसान से दूर ही रहूँ। अब मैं किसी के भी साथ काम करती हूँ तो मैं इस चीज़ का प्रूफ रखती हूँ कि हाँ मैंने इस इंसान के साथ ये काम किया और इसने मुझे इस चीज़ की पेमेंट करी है, ताकि वो कल को उस पेमेंट को दिखा के और उस काम को छुपा के ये ना बना दे कि इस बंदी ने मेरे साथ एक्सटॉर्शन किया है, हनी ट्रैप किया है, या कोई फेक केस का इल्ज़ाम लगाते मेरे ऊपर। क्योंकि केस करना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूव करना सबसे बड़ा टास्क है। चलो, तुम्हारी जो जर्नी थी जेल की, जान के देखो बहुत दुख तो हुआ, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
बट हम यही चाहेंगे कि तुम्हारा केस जल्दी ख़त्म हो। बाकी गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना अपने उन दोस्तों के साथ जो कुछ भी बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर लेते हैं, जिनको लगता है कि जेल चले गए तो क्या होगा। आजकल एक हवाबाजी का ट्रेंड चल गया है बच्चों में कि हवाबाजी दिखाते हैं। तो उन्हें पता लगना चाहिए कि जेल में अगर आप एक दिन भी काटोगे नरक से बड़ा नहीं है। तो जाओ शेयर करो सबके साथ ताकि पता लगे कि लाइफ जेल के अंदर कैसी होती है। ठीक है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नम्रा कादिर जी के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू गाइस, लव यू ऑल और फिर मिलेंगे जल्दी।